नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ये रिवीजन मॉड्यूल में हमने मैनेजमेंट शुरू किया था, जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जो रिमेनिंग है। उसमें हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर जो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक ऑडिट और अकाउंट्स में देना चाहिए था, पर ये मैनेजमेंट में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको यहीं पर कवर कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते क्या हैं और क्या अलग-अलग सोर्सेज हैं फाइनेंस के। ठीक है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें, तो देखो जो पुराने थिंकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बिज़नेस है, उसका जो मेन मोटो है, वो क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है ना? जबकि जो नए थिंकर्स हैं, उन नए थिंकर्स के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन है। अब वेल्थ और प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? जो प्रॉफिट है, ये नैरो टर्म है, जबकि वेल्थ क्या है, ये ब्रॉडर टर्म है और ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। प्रॉफिट जबकि शॉर्ट टर्म चीज़ है। तो देखते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू फ्यू थिंकर्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द बिज़नेस फोकसेस अपॉन मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, है ना? कुछ भी ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं जिनसे प्रॉफिट हो, जो आज के दिन हमको प्रॉफिट दे सकता है, 10 दिन हमको प्रॉफिट दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं दे सकता। हाउएवर वेल्थ मैनेजमेंट क्या है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? द मैनेजमेंट फोकसेस अपॉन इंक्रीजिंग वेल्थ और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इन लॉन्ग रन। कैसे करेगा? बाय यूजिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग करंट डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर्स, जो करंट डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे कैसे मिलता है, किसको मिलता है। तो ये जो शेयर होल्डर्स का करंट डिविडेंड है, इसको बढ़ाने की बजाय क्या करेगा मैनेजमेंट? एम्स टू इंक्रीज मार्केट वैल्यू इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड वैसे भी बढ़ेगा, और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म ये डिविडेंड उनको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे देखें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं क्या? जैसे कि नाम बता रहा है कि फाइनेंस और उसके सोर्सेज, है ना? तो फाइनेंस के जो सोर्सेज होंगे उनको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोलेंगे। तो देखो कैपिटल, हर बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल किसके लिए चाहिए? दो पर्पस होते हैं बिजनेस में, उसके लिए चाहिए। एक तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए और एक उसको ऑपरेट करने के लिए, जो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। तो बिजनेस कैन ऑब्टेन जो ये कैपिटल होता है, दिस कैपिटल फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, और एवरी प्लेस जहां से ये कैपिटल ऑब्टेन किया जाता है, उस प्लेस को हम लोग जो उस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार जो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस फॉर टू पर्पसेस, फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ बिजनेस आल्सो नोन एज इनिशियल कैपिटल, फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, और बिजनेस कैन ऑब्टेन दिस कैपिटल फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, एवरी प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस ऑब्टेन्स दिस कैपिटल इज नोन एज सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेसिकली दो बहुत सारे अलग-अलग डिविजन्स हो सकते हैं, पर ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस होते हैं और एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो सोर्सेज जिसमें मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आपको वो दिया जाता है, फाइनेंस दिया जाता है, या जो पैसा है, कैपिटल है, वो दिया जाता है। फिर लॉन्ग टर्म क्या होगा? मोर देन 1 ईयर होगा। तो सोर्सेज व्हिच प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस फॉर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। इसके एग्जांपल्स होते हैं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या होते हैं? सोर्सेज व्हिच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, है ना? लॉन्ग टर्म सोर्सेज के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज में देखेंगे। फिर आगे देखें अपन तो जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखें अगर कैपिटल, तो कैपिटल दो तरह का हो सकता है। एक तो ओनर्स कैपिटल हो सकता है, एक एक्सटर्नल कैपिटल हो सकता है ना? ओनर्स कैपिटल तो क्या होगा? ओनर का खुद का कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज। ठीक है, आज आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, मान लो आपको ये फैक्ट्री लगानी है और आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपने किसी से बाहर से नहीं लिया है, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो ओनर्स कैपिटल कहलाएगा। अब ओनर को इसके बदले कुछ प्रॉफिट तो चाहिएगा, है ना? तो ओनर एक्सपेक्ट्स प्रॉफिट अगेंस्ट हिज कैपिटल, और इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये जो ओनर्स कैपिटल है, ये भी दो तरीके का हो सकता है, या तो शेयर कैपिटल हो सकता है या रिटेन कैपिटल हो सकता है। अब शेयर कैपिटल क्या है? आपको पता है, आप और मैं अगर शेयर खरीदते हैं और हम लोग एक शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, मान लिया हमने टाटा का एक शेयर खरीदा, है ना? टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदा। अब टाटा मोटर्स का हमने एक शेयर खरीदा है, तो इसका साफ मतलब, सीधी भाषा में मतलब क्या है इसका, कि हम टाटा मोटर्स के ओनर हैं। कितने ओनर हैं? एक शेयर के, पर ओनर तो हैं। तो शेयर कैपिटल के हिसाब से जो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर है, वो ओनर्स कैपिटल है, और उसको बोलेंगे हम लोग फॉर ईज ऑफ ट्रांजैक्शन शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन। ताकि ट्रांजैक्शन में आसानी हो, इसलिए क्या है, इसको स्मॉल डिनोमिनेशंस मतलब एक-एक शेयर में बाँट दिया जाता है, और वो एक-एक शेयर में बाँटने से क्या होता है कि ये आसानी हो जाती है कि ट्रांजैक्शन में आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर फॉर एक्वायरिंग ओनरशिप वन मस्ट परचेज एटलीस्ट वन शेयर। जो हमने बात की कि एक शेयर भी अपने पास है तो अपन ओनर कहलाएंगे, और उस जो इंसान है जिसके पास एक शेयर है वो क्या शेयर होल्डर कहलाता है। एवरी शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द बिजनेस एंड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच इज कॉल्ड डिविडेंड, है ना? शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग डिविडेंड नाम देते हैं। ये छोटे-छोटे शब्द है, अगर 2 नंबर में डेफिनिशन पूछ ले तो ये ध्यान रहनी चाहिए। मतलब बेसिक अगर आपको दिमाग में है कि क्या डिविडेंड होता है तो आप लिख पाओगे। फिर एग्जांपल में देखो, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, दो तरीके के शेयर्स होते हैं, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें तो अब देखो, प्रॉफिट जो है
हर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कुछ, और वो प्रॉफिट ओनर को बिलोंग कर रहा है, मतलब जिसने शेयर खरीद रखा है उसको बिलोंग कर रहा है। अब वो प्रॉफिट जो मिला शेयर होल्डर को, जैसे मान लो कि 100 रुपए का प्रॉफिट मिला, अब 100 रुपए का प्रॉफिट है तो उसके पास क्या चॉइस है, या तो ये 100 रुपए मैं सारे के सारे ले लूं, जो प्रॉफिट है मेरा, और मेरे जो भी काम है, घर का काम है या फिर कुछ भी काम है, मैं उसमें यूटिलाइज कर लूं, या फिर ये 100 के 100 रुपए या 100 में से 50 रुपए या 100 में से 80 रुपए जो है वो मैं वापस से ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, ताकि कल को मेरा प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा हो जाए। तो रिटेन अर्निंग्स में देखें तो प्रॉफिट अर्नड इन अ बिजनेस बिलोंग्स टू द ओनर। ठीक है, ओनर के पास दो चॉइसेस है, इधर टू विड्रॉ द प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो हमने ऊपर डिविडेंड देखा उसकी फॉर्म में है ना, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर विड्रॉ कर रहा है उसी को डिविडेंड बोला था। तो या तो प्रॉफिट को विड्रॉ कर ले इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर उसको टू री इन्वेस्ट एंटायर प्रॉफिट और पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस, है ना, या तो एंटायर प्रॉफिट या उसका कुछ हिस्सा वापस से बिजनेस में लगा दे। तो प्रॉफिट जो री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, है ना, जो उसने डिविडेंड के फॉर्म में ले लिया वो तो डिविडेंड ही कहलाएगा, परंतु अगर उसने री इन्वेस्ट कर दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो प्रॉफिट, इसका साफ मतलब क्या है, मीनिंग प्रॉफिट्स दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स, जो प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे बांटा नहीं गया है, वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाएगा। ये हम लोग ओनर्स कैपिटल के बारे में देख रहे हैं। अब ओनर्स कैपिटल के बारे में देखो तो हमने शेयर कैपिटल देखा। अब शेयर कैपिटल के भी बेसिक दो टाइप्स हमने देखे, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इनको जनरल शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं। जो आप और हम जो शेयर्स खरीदते हैं बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स है। इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है ना, और इनको ही इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस से आप जो इंग्लिश का प्रेफरेंस शब्द है बिल्कुल वही मीनिंग यहाँ पर भी है उसका। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो अपन देख सकते हैं कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। अब रियल ओनर जो है उसका मतलब क्या है कि उनके पास में कंपनी का कोई भी डिसीजन है उसका राइट टू वोट होता है ना। एक एक करके देखो, यहाँ पे देखते हैं। रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर अराइव्ड थ्रू वोटिंग इन शेयर होल्डर्स मीटिंग, है ना। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, सालाना होगी, क्वार्टरली होगी या हाफ ईयरली होगी। बाय यूजिंग मेजॉरिटी रूल, वहां पर वोटिंग होती है, मेजॉरिटी रूल यूज किया जाता है, और उसमें ओनली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है। जो प्रेफरेंशियल राइट्स या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये राइट नहीं होता है, आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। तो ड्यू टू द डिसीजन मेकिंग पावर्स दे आर कंसिडर्ड एज रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन बनता है, व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और जो कंपनी में जितने भी डिसीजन होते हैं वो मीटिंग में होते हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग में, और वहां पर मेजॉरिटी रूल चलता है। तो फिर इनके पास में राइट टू वोट होता है, ये हमने देख ही लिया। लाइफ इनकी जो होती है वो इक्वल टू कंपनी होती है, मतलब कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्नेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। मतलब ये जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे इसमें आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही, है ना, उसको आप डिविडेंड भी रख सकते हो, उसको रिटेन्ड अर्निंग भी रख सकते हो, पर आपको जो आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल वापस कब मिलेगा, इन ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। फिर इसमें इनको राइट होता है टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, मतलब इनकी जगह पर कोई और भी इनका स्थान ले सकता है। फिर अनलिमिटेड डिविडेंड होता है, अगर दे हैव राइट ऑन एंटायर प्रॉफिट, है ना। ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जितना भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट या डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बच जाता है, वो बचा हुआ सारा प्रॉफिट किनका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो अनलिमिटेड डिविडेंड होता है, दे हैव राइट ऑन एंटायर प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर दीज आर हाईली लिक्विड, ये हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि इनको ट्रेड किया जा सकता है, बेचा जा सकता है मार्केट में, जो सिक्योरिटी मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर। फिर इनके भी कुछ टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स हैविंग इक्वल राइट्स और इक्विटी शेयर्स हैविंग डिफरेंशियल राइट, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ध्यान रखना है। फिर प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो हमने देखा प्रेफरेंस शेयर के पास क्या नहीं है, राइट टू वोट इनके पास नहीं है, है ना, राइट टू वोट नहीं है। अब राइट टू वोट नहीं है तो इसका मतलब ये रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी नहीं है, ओनर्स तो हैं पर रियल ओनर्स नहीं बोला जा सकता इनको। तो शेयर दैट हैव फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स। अब प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब सीधा सीधा देखो, प्रेफरेंस मतलब क्या है, जब भी प्रॉफिट कंपनी का बटेगा, है ना, तो प्रॉफिट चाहे कम हुआ हो चाहे ज्यादा हुआ हो, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वो प्रॉफिट बांटा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, मतलब इनको प्रेफरेंस, इनको वरीयता ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, तो राइट टू रिसीव डिविडेंड प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ द कंट्री। जो सालाना जो भी खर्चे चल रहे हैं या जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें जो भी डिविडेंड आता रहेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो मिलेगा उनके बाद में। फिर राइट टू रिसीव रीपेमेंट प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस। अब जब मान लो कि एक बिजनेस है ये 10 साल चला, 10 साल चला, हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स में देखा क्या कि 10 साल जैसे ही मान लो बिजनेस वाइंड अप हो गया, है ना, फिनिश हो जाता है, तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो उनको भी तो भाई प्रॉफिट चाहिए, अपना कैपिटल वापस चाहिए, तो उनको भी वो कैपिटल भी तभी मिलेगा जब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनका सारा पेमेंट वापस हो जाता है, रीपेमेंट हो जाता है। तो दोनों ही जगह पे इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर इसके भी कुछ फीचर्स हैं, देखो इसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो फिक्स होती है, मान लो 2% 5% ऐसा कुछ फिक्स कर दिया जाता है। फिर इसमें फिक्स टाइम ऑफ रीपेमेंट होता है, इंडिया में ऐसा जनरली 20 ईयर्स का टाइम होता है।
वो टाइम फिक्स टाइम होता है। फिर दे डू नॉट, जैसे कि मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स में देखा था तो ऐसा कोई फिक्स टाइम था क्या? नहीं, जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक के लिए इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा। फिर दे डू नॉट हैव राइट टू वोट, ये हमने पहले बात कर ली, और ये प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बार आप रीड आउट कर लेना। बेसिक बेसिक बातें हैं। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मतलब इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ शेयर इशुएंस एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव हायर डिविडेंड इन केस ऑफ हायर प्रॉफिट। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी को 500% का प्रॉफिट हुआ है और आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं मैं, मेरे को भी 500% दो, तो ऐसा नहीं होगा। ये पहले से प्री डिसाइडेड है, तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। फिर फिक्स टाइम ऑफ रीपेमेंट देखें तो देयर रीपेमेंट पीरियड इज आल्सो डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, है ना। ये मैक्सिमम पीरियड 20 साल हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर मैक्सिमम 20 साल हो सकता है। फिर दे डू नॉट हैव राइट टू वोट इफ डिसीजंस अफेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन दे हैव राइट टू वोट बट दे कैन नॉट वोट इन एनी अदर डिसीजंस, है ना। ऐसा कोई भी डिसीजन हो जो उनके इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहे हैं तो उनको राइट है वोट करने का, पर इन एनी अदर केस उनको राइट नहीं है। और पर इनके पास क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग है। चाहो तो आप इसको अलग पॉइंट भी बना करके लिख सकते हो, चाहो तो इसी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये फीचर्स किसके हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के। अब प्रेफरेंस शेयर के कुछ टाइप्स हैं, बेसिक बेसिक टाइप हैं, सेल्फ अंडरस्टूड ही है वैसे तो ये, हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, है ना। एक एक करके देखते हैं क्या है। इफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज रिटर्नेबल, है ना। रिडीमेबल मतलब रिटर्नेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ बिजनेस ऑन अ प्री डिसाइडेड डेट, पहले से आपने कोई डेट डिसाइड कर ली, तो अगर उस टाइम पर ये रिटर्नेबल है तो क्या है? ये रिडीमेबल शेयर्स होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इररिडीमेबल होंगे। मतलब द कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रीपेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, है ना। तो इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात की, तो उनका जो शेयर होता है वो तो रिडीमेबल है, ठीक है, पर जबकि इक्विटी शेयर्स हैं वो इररिडीमेबल होते हैं। ठीक है, इन इंडिया ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में रिडीमेबल टाइप के दिए जाते हैं, और ये मैक्सिमम 20 ईयर्स के पीरियड के लिए दिए जाते हैं। फिर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड्स एट फिक्स रेट। ठीक है, जो पार्टिसिपेटिंग होंगे उनको क्या है? फिक्स रेट के लिए, हाँ, तो पार्टिसिपेटिंग होंगे उनको क्या है? जनरली प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड्स एट फिक्स रेट, जो हमने बात की कि आपको 2%, 5%, 10% जो भी होगा वो देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। दिस टाइप वेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। पर कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होंगे जहां पर ये, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिनका शेयर भी इंक्रीज किया जाएगा। इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर्स इन रिमेनिंग प्रॉफिट, देन सच शेयर्स आर क्या बोलेंगे उनको? पार्टिसिपेटिंग शेयर्स बोलेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग याद रखना, 2 नंबर में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो आना पक्का ही है। फिर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली देखो, डिविडेंड्स आर गिवन ओनली इफ प्रॉफिट्स आर अर्न्ड, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखना, समझने की कोशिश करो कि आपको डिविडेंड कब दिया जाएगा। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपको कंपनी ने बोला है जब भी हमको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से आपका हिस्सा फिक्स है 2%, 5% वाला, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज अ डिविडेंड वो आपको दिया जाएगा। तो जब ये डिविडेंड दिया जा रहा है, जनरली डिविडेंड्स आर गिवन ओनली इफ प्रॉफिट्स आर अर्न्ड, है ना। तो अगर ऐसे केस में दिया जा रहा है तो नॉन क्यूमुलेटिव है। पर मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल, अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसा केस होता है। तो क्या होता है कि ये जो आपका 2%, 5% था पहले साल का, 2%, 5% जो था अगले साल का, ये क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। फिर कंपनी जनरली 2 साल के बाद में इसको सबको जोड़ जुड़ा करके दे देती है, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं एक बार। क्यूमुलेटिव तो हमने देख लिया। नॉन क्यूमुलेटिव देखो, इफ डिविडेंड of preference shares cannot be given due to loss or inadequate profit, but their dividend is accumulated and paid in the year when profits are adequate, then such shares are cumulative। ठीक है, या तो प्रॉफिट्स एडिक्वेट हो जाएं 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो तब दे दिया जाएगा, पर अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी उसको फिर दिया जाना है। जनरली डिविडेंड्स आर accumulated only for 2 years, है ना। ये जनरल जो बात है वो है। फिर ये तो हमने किसकी बात कर ली? जो ओनर्स कैपिटल है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग क्या देख रहे हैं? सोर्सेज ऑफ कैपिटल देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया ये। और दूसरा क्या है? आउटसाइडर, एक्सटर्नल या बोरोड कैपिटल है। आउटसाइडर मतलब सीधा सीधा ओनर्स कैपिटल हमने देखा था, ओनर का खुद का, है ना। आपके पास में खुद के पास में जो पैसा है वो आप बिजनेस में लगाते हो, तो वो ओनर्स कैपिटल कहलाता है। जबकि बाहर से आप पैसा ले रहे हो, एक्सटर्नल, आउटसाइडर हो चाहे एक्सटर्नल हो, या बोरोड कैपिटल भी इसको बोलेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और जनरल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अब जनरल इन्वेस्टर में डिबेंचर्स आते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, LIC, एक्सिम, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। फिर जैसे स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती है, कमर्शियल बैंकर्स होते हैं जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या कुछ बैंक्स होते हैं। तो उनसे जब आप पैसे लेते हो तो उसको आउटसाइडर कैपिटल, बोरोड कैपिटल या एक्सटर्नल कैपिटल बोलेंगे। अब देखो हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। अब डिबेंचर्स हमने देखा किसमें है? एक्सटर्नल कैपिटल या बोरोड कैपिटल में। अब डिबेंचर्स में आपको बताऊं तो ये और कुछ नहीं, एक ये पत्र है। ये कैसा पत्र है? कंपनी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये मान लो कंपनी द्वारा आपको दिया जाएगा। जो भी बंदा, पर्सन जो है इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ये दिया जाएगा। जो भी पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, जो भी कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पर लिखी जाएगी, फिर यहाँ पर आप दोनों के साइन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक पर्चा है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखें कंपनी बोरोज फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन स्मॉल डिनोमिनेशंस एंड कंपनी इशूज अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो पर्चा मैं बता रहा हूँ ये क्या है, सर्टिफिकेट है ऑफ लोन एंड इंडेटनेस बोरोइंग। ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बोरोइंग आर प्रिंटेड ऑन दिस सर्टिफिकेट। डिबेंचर होल्डर इज कंसिडर्ड एज लेंडर टू द कंपनी। जो डिबेंचर होल्डर है, जिसको मतलब मान लो ये आपको मिला है, ये किसी ए पर्सन को मिला है, तो ये ए पर्सन क्या है, ये लेंडर मतलब कंपनी है ना, इसके प्रति उत्तरदायी है। फिर डिबेंचर होल्डर इज कंसिडर्ड लेंडर टू द कंपनी, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। इसने जो भी डिबेंचर में पैसा दिया है, डिबेंचर बनवाया है, उसके बाद में इस पैसे पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है ना, ये है शेयर जैसा ही, परंतु ये एक्सटर्नली किया जा रहा है। फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सिमिलरली रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल है, जो हमने शेयर्स में बात कर ली। फिर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। जो सिक्योर्ड क्या होंगे, जो किसी ना किसी एसेट के द्वारा सिक्योर किए जाएंगे। ठीक है, जिनके ऊपर इफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज सिक्योर्ड बाय आइडेंटिफाइड एसेट्स ऑफ द कंपनी देन सिक्योर्ड, एल्स वो क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड कहलाएगा। ये देखो जीरो कूपन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीरो कूपन बॉन्ड अगर हम समझे तो डिबेंचर हमने देखा क्या है, पर्चा है, तो सिमिलरली जीरो कूपन बॉन्ड उसी का पार्ट है, मतलब ये एक पर्चा है। अब ए है, मान लो कोई पर्सन है, उसने डिबेंचर कंपनी को दिया, मतलब उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, है ना। अब 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा, उसको ये जो 100 रुपए का डिबेंचर उसने खरीदा या फिर इन्वेस्ट कर दिया, उसको मिलेगा ये 90 रुपए में, और जब ये मार्केट में इसको बेचेगा तो इसको मिलेंगे 100 रुपए। यही बेसिक जीरो कूपन बॉन्ड है। तो देखो बॉन्ड्स हैविंग जीरो इंटरेस्ट रेट, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना, आप देखो इन दोनों में कहीं पर भी हमने इंटरेस्ट की बात की, इसमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो है। इट मींस नो रेगुलर इंटरेस्ट इज पेड, दे आर इशूड एट डिस्काउंट ऑन देयर फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू है 100, है ना। इट इज इशूड ऑन 10% डिस्काउंट, है ना। 100 की जगह 90 में मिला है तो हमको ये 10% डिस्काउंट में, ये ए पर्सन को ये 10% डिस्काउंट में मिला है। एंड सोल्ड एट फेस वैल्यू, सोल्ड तो इसको वापस बेचा कितने में, 100 रुपए में, यही इसकी फेस वैल्यू है। डिस्काउंट हियर बिकम्स इंटरेस्ट, जो डिस्काउंट है वही आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है। मतलब आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो फायदा है वो क्या है, अगर आपने डिबेंचर लिया, जीरो कूपन बॉन्ड लिया, तो आपको क्या फायदा है, तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वही इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। फिर देखिए कोलैटरल डिबेंचर्स होंगे, कन्वर्टेबल होंगे और रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स होंगे। तो कोलैटरल में क्या होगा, इफ द कंपनी मोर्टगेजेस इट्स डिबेंचर्स इन सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन्स, है ना। अब देखो एक कंडीशन ऐसी होगी कि आपके पास डिबेंचर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, है ना, 10 20 50 डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, और वो डिबेंचर्स आप दे देते हो बैंक में। ठीक है, वैसे इसको थोड़ा ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, पर मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, वो डिबेंचर्स आपने दे दिए बैंक में, बोले हमारे पास इतने डिबेंचर्स पड़े हुए हैं और आप बैंक से ले लो लोन, है ना। तो ये जो डिबेंचर्स आपने कोलैटरल के तौर पे रखे हैं, ये कोलैटरल डिबेंचर्स कहलाएंगे। दे आर इशूड इन एक्टिव फॉर्म, नो इंटरेस्ट शुड बी पेड इफ द ओरिजिनल लोन इज नॉट रीपेड इन टाइम, देन इट गेट्स एक्टिव। ओरिजिनल लोन को अगर पे नहीं किया गया तब ये एक्टिव हो जाते हैं। मतलब मान लो 1 साल का टाइम दिया है, अब 1 साल बाद में ये पे नहीं किया गया ओरिजिनल लोन, तो ये एक्टिव हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। इट मींस इट इज सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑफ द लोन, ये लोन की सेकेंडरी सिक्योरिटी है। वैसे भी कोलेटरल जो होता है वो सेकेंडरी सिक्योरिटी ही तो होता है। फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं, तो इफ डिबेंचर्स हैव ऑप्शंस ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। मान लो आपने डिबेंचर लिए और कंपनी ने बोला आपको ये काम करो, अभी आप डिबेंचर ले लो या फिर पैसा इन्वेस्ट कर दो और आपको हम डिबेंचर दे देते हैं, आपको 1 साल बाद में ये जो डिबेंचर है ना, आपको ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो जाएंगे। कन्वर्जन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इंस्टेड ऑफ नंबर्स, है ना। ये वैल्यू के बेस पर, जैसे मान लो 10 लाख का आपके पास में डिबेंचर पड़ा हुआ है, तो आपको 10 लाख के इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएंगे। फिर रजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर क्या होता है, इफ डिबेंचर सर्टिफिकेट हैव नेम ऑफ बॉन्ड्स, है ना, जो मतलब अगर उसके ऊपर कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर हो जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये बियरर डिबेंचर हो जाएगा। मतलब कोई नाम लिखा होना और नहीं लिखा होना, इतना सा डिफरेंस है रजिस्टर्ड और बियरर में। फिर ये तो हमने बेसिक जो ओनरशिप के हिसाब से जो सोर्सेज थे वो देख लिए। अब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये सारे जितने भी बेसिकली सोर्सेज थे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ही हैं। अब शॉर्ट टर्म में देखें तो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स हो सकते हैं, इफ प्राइसेस ऑफ गुड्स सर्विसेज इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर बिफोर देयर डिलीवरी। मान लो आपने कोई चीज खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी, मान लो आपने गाड़ी खरीदी और आप 5,000 रुपए या 2,000 रुपए या 10,000 रुपए दे करके आ गए उसको पहले ही एज एडवांस, तो बस वो एडवांस दिया है, वो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर हो गया, इसमें नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी टू सेलेक्टेड कस्टमर्स, जिनका बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक की 1 करोड़ तक की ये सब ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओडी लिमिट इसको बोलते हैं, तो ये ओडी लिमिट दी जाती है और आप ये पैसा खर्च कर सकते हो। आफ्टर अ सर्टेन टाइम इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको ये रीपे करना होता है। फिर ट्रेड बिल की बात करें तो दिस इज यूज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर क्रेडिट ट्रेड, है ना, उधार में अगर ट्रेड करनी है तो ये भी एक तरीके का पर्चा है। फिर इट इज अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, पर्चा मतलब प्रोमिसरी नोट, इन विच बायर प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट ऑन फ्यूचर डेट टू द सेलर। यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ये इतने इतने पैसे का मैं सामान भेज रहा हूँ और इतनी इतनी तारीख को ये पेमेंट किया जाना है। बैंक में प्रोवाइड इमीडिएट पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ दिस नोट ऑन एंड दिस प्रोसेस जो है इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, है ना। अगर आप ट्रेड बिल को बैंक को ले जाकर के देते हो कि अपने पास पैसे तो नहीं पड़े सर, ऐसा ऐसा एक ट्रेड बिल पड़ा हुआ है, तो बैंक आपको कहेगी ठीक है ये ट्रेड बिल हमको दे दो और आप पैसा ले जाओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो हमारे काम की नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। बाकी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी अपने आप में एक टॉपिक है। फिर अपन देखें कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होगा, ये 7 दिन से लेकर के 365 डेज तक के लिए इशू किया जाता है। इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म पेमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको आज तुरंत 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है,
तो 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, अब आस-पास वो ढूँढेगा कोई प्राइवेट कंपनी या कोई बैंक, और वो कमर्शियल पेपर जारी कर के बैंक से 1 करोड़ रुपए लेकर के आ जाएगा, और वो 7 दिन, 1 महीने, 30 दिन, 35 दिन के लिए वो लेकर के आ जाएगा, और उतने दिन में वो पैसा लौटा देगा और बैंक को उसका जो भी ब्याज-व्याज लेना होगा वो ले लेगा, ठीक है? फिर लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें, तो लेटर इश्यूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, है ना, इन विच बैंक प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट इफ कस्टमर फेल्स टू डू दिस। मतलब आपने किसी से उधार लेना है, मान लो ए पर्सन है, उसको बी पर्सन से उधार लेना है ना, ए बी को कह रहा है तू 10 लाख रुपए दे दे मुझे, है ना, अब 10 लाख रुपए दे दे, तो बी कह रहा है भाई तू नहीं चुकाए तो बोले मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट पड़ा हुआ है, किसका पड़ा हुआ है भाई, एचडीएफसी बैंक का पड़ा हुआ है, तो ठीक है तू मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे। इन केस ए पेमेंट नहीं करेगा तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये कहता है कि हम एचडीएफसी बैंक इसको पे करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी शॉर्ट टर्म सोर्सेस के बारे में। अब कुछ टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है और एक कैपिटल स्ट्रक्चर है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें तो बिजनेस रिक्वायर्स कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, है ना, बिजनेस कैन अरेंज दिस कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज द डिसीजन इन विच बिजनेस डिसाइड्स विच सोर्सेज टू बी यूज्ड। जो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जो हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ये सारे देखे, जो हमने ओनर्स कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल, उसी में शेयर कैपिटल या फिर एक्सटर्नल या बोरोड कैपिटल देखा, ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से पैसा लिया जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम कंपनी का। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस इन विच बिजनेस डिसाइड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड देयर रेशो। अब लॉन्ग टर्म इसमें बिजनेस डिसाइड करेगा कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज किया जाए और उनका रेशो क्या होना चाहिए। मतलब आप अलग अलग लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होंगे उनको यूज करोगे, कुछ एक्सटर्नल होगा, कुछ इंटरनल होगा, और उनका रेशो क्या होना चाहिए। मान लो 2:1 है, मतलब दो आपको जो 33.33% है वो तो आपको लेना है कैसे, एक्सटर्नली लेना है, और जो 66% है वो तो आपको एक्सटर्नली लेना है, और 33.33% आपको कैसे लेना है, इंटरनली लेना है। तो आप इतने का शेयर जारी कर दोगे और इतना आप बाहर से बैंक से या किसी से ले लोगे। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये डिफरेंस याद रखना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में तो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस ये डिसाइड करेगा कि कौन से सोर्सेज का यूज करना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन से सोर्सेज का यूज कर रहे हैं और उसका रेशो क्या होगा, ठीक है। फिर ऑप्टिमल कैपिटल जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए। अब देखो ये बेसिक बात लिखी हुई है, वन कैपिटल स्ट्रक्चर में नॉट बी सूटेबल फॉर एवरी बिजनेस, देयरफॉर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर शैल बी चूजन आउट ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। अब इसमें फीचर्स क्या होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स आना चाहिए, मिनिमम रिस्क होनी चाहिए और इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बेसिक बातें हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन स्लाइड्स में मैंने ना कोई भी ऐसा टॉपिक पुट इन नहीं किया है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि अब ना तो आपको पता है टाइम है, और वैसे भी टाइम होता भी है ना, तो भी आई डोंट प्रेफर कि है ना अननेसेसरी चीज़ों को कुछ कॉम्प्लिकेट किया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एग्जाम को क्लियर करना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक टॉपिक है, उसमें देखो क्या होता है, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स बोरोड कैपिटल अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल, देन इट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जो मैंने पहले बात की कि अगर मान लो कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कि दो मतलब 2:1 होगा उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, और 2 हम लोग एक्सटर्नली बोरो करेंगे, तो ये 66% जो है वो एक्सटर्नली ले लेंगे और 33.33% जो बचा उसके शेयर रिलीज कर देंगे, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर, इसमें अर्निंग पर शेयर ज्यादा होती है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब आप इसमें अगर मान लो कि एक्सटर्नली बोरो कम करो और इंटरनल ज्यादा हो, 51% ओनर आप हो, तो आपके पास में डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है, कंट्रोलिंग मोर एसेट्स विद लेसर इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे और आपके पास में जो एसेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा होगा। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है फ्रॉम द व्यू ऑफ बिजनेस। अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आप सीधी सीधी अगर समझो, कैपिटल है जो हमने शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, चाहे ओनर्स कैपिटल हो चाहे फिर एक्सटर्नल या बोरोड कैपिटल हो। अब ओनर्स कैपिटल के लिए आप ओनर को कुछ तो प्रॉफिट चाहिए जो आप उसको दे रहे हो, चाहे शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको डिविडेंड के तौर पे दे रहे हो, इक्विटी वाला अगर डिविडेंड ले रहा है तो उसको डिविडेंड के तौर पे दे रहे हो, या एक्सटर्नली आपने बोरो किया बैंक से किया तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट हो गया या ये जो डिविडेंड हो गया, ये कॉस्ट है कैपिटल की, ठीक है ना। यू आर पेइंग दिस पर्टिकुलर कॉस्ट फॉर द कैपिटल दैट यू आर यूटिलाइजिंग, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। अब जो ये तो देखो देसी भाषा में हो गया, अब जो मेंटोस जिंदगी है उसमें देखो क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस यूजेस इन्वेस्टर्स मनी टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एनी टाइम पेड बाय द बिजनेस टू द इन्वेस्टर फॉर यूजिंग देयर मनी टर्म्ड एज एनीथिंग, यानी एनीथिंग पेड बाय द बिजनेस टू द इन्वेस्टर, है ना, बिजनेस वापस जो इन्वेस्टर को दे रहा है फॉर यूजिंग देयर मनी इज टर्म्ड एज कॉस्ट कैपिटल। जैसे कि मैंने बात की बैंक और जो बिजनेस है उसके बीच में जो भी लेन देन हो रहा है उसमें अगर बिजनेस बैंक को जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर इफ एन इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी देन ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज करंट डिजायर्स। बेसिक सी बात है, वो खुद ऐसा सोचेगा कि यार मेरे को गाड़ी लेनी है, मैं बाद में ले लूंगा, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। इन रिटर्न ऑफ हिज सैक्रिफाइस ही एक्सपेक्ट्स रिवार्ड्स फ्रॉम द बिजनेस, है ना, वो रिवार्ड एक्सपेक्ट करेगा कि मतलब मैं इसीलिए तो गाड़ी नहीं ली थी कि मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो वो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या है, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। रिवार्ड्स रिसीव्ड बाय हिम आर नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों बेसिक डेफिनेशंस हैं, आप कोई सी भी लिख सकते हो।
फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ टाइप्स हैं, इनिशियल कॉस्ट, कंटीन्यूअस कॉस्ट या फाइनल और टर्मिनल कॉस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो डेफिनेशन भी आती है तो ये आप तीनों के नाम लिख करके आना, ये डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना। इट इज़ वन टाइम कॉस्ट होती है इनिशियल कॉस्ट, जैसे कि मान लो कोई भी आप लोन लेने जाते हो, उसमें प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ये लगेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या इनिशियल कॉस्ट है। कंटीन्यूअस कॉस्ट क्या है, जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कंटिन्यूअसली, अगर मंथली आप ईएमआई पे कर रहे हो तो हर मंथ कुछ कुछ पार्ट ईएमआई का मतलब इंटरेस्ट का आपको पे करना पड़ता है। और फाइनल या टर्मिनल कॉस्ट क्या होती है कि मान लो आपको आज लोन लिया हुआ है आपने 5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए आपने कंटीन्यूअस कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट में, इनिशियल कॉस्ट तो काउंट नहीं होगी, कंटीन्यूअस कॉस्ट में आपने 4 लाख रुपए पे कर दिए, पर आज आप कह रहे हो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, मैं उसको निपटाना चाहता हूं, तो वो टर्मिनल कॉस्ट है, आप 1 लाख रुपए उसको दोगे और वो वहीं पर सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके टाइप्स के बारे में है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसके क्या टाइप्स हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो उसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के, या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी इसको बोल सकते हैं। तो आउट ऑफ इनकम पेड बाय द बिजनेस, फर्स्ट द बिजनेस हैज टू मतलब आउट ऑफ इनकम जो जितनी भी इनकम बिजनेस को होगी, बिजनेस शैल पे ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस जो हमने शुरुआत में बात की, जो उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, सच एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस दैट शैल बी पेड कंपल्सरीली, है ना, जो उसको जैसे मान लो फैक्ट्री या रेंट पे है तो रेंट उसको देना ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको देना ही देना है, दे तो ये जो कंपल्सरी देने हैं दे आर नोन एज चार्ज ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, इनको चार्ज ऑन द प्रॉफिट बोलेंगे। इसमें कुछ कुछ मैं बॉक्सेस बना दूंगा, वो बॉक्सेस वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, जैसे बाद में याद रहे तो ठीक है। चार्ज ऑन द प्रॉफिट उसको बोला जाएगा। फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस, ये हमने जो चार्ज ऑन प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट टैक्स हमको देना है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी देना है, ये भी कंपल्सन तो है, पर ये कंपल्सन उसके बाद में है, चार्ज ऑन प्रॉफिट के बाद में है, नेक्स्ट स्टेप में है। तो कॉर्पोरेट टैक्स देना है आपको, या और भी जो भी टैक्स गवर्नमेंट द्वारा अप्लाइड है वो देने हैं, है ना। एंड बैलेंस प्रॉफिट आर नोन एज पीएटी, ये अपने पहले ही देख लिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑडिट में हमने देखा था, अगर याद हो आपको तो। वन पार्ट ऑफ पीएटी शैल बी सेट असाइड फॉर फ्यूचर, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व या अक्यूमुलेट प्रॉफिट। जो पीएटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके बाद में हमने जो दो बात की थी, एक तो डिविडेंड के तौर पे दे देंगे, दूसरा हम लोग चाहें तो रिटेन्ड अर्निंग रख सकते हैं, तो वो रिटेन्ड अर्निंग है। फिर अंडर कंपनीज एक्ट मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन रिजर्व्स इज कंपल्सरी। अब देखो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ना, ये आपके और मेरे चाहने से नहीं होगा, गवर्नमेंट कहती है कि आपको कुछ परसेंटेज आपको फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनियों के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो कंपलसरीली आपको उतना रिजर्व रखना ही है। फिर रिजर्व क्रिएटेड विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, इसको तो डिफाइंड रिजर्व बोलेंगे, और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड नहीं होगा उसको जनरल रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्री डिफाइंड रिजर्व और जनरल रिजर्व क्या होता है। फिर गवर्नमेंट में इंपोज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा सकती है, पर अभी ऐसा कोई टैक्स है नहीं। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स में किसको जाएगा, पहले प्रेफरेंस को जाएगा, और उसके बाद में अगर प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता है तो वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये हमने आज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला हमारा जो टॉपिक है वो कवर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, लीडरशिप थ्योरीज और उसकी कुछ स्टाइल्स देखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।